हाय, मैं हूं मिस्टर इनायत और आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस नए वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सर से जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से आप लोग जो हमारे फूड लाइसेंस होते हैं क्या क्या उसके अंदर होता है। जो मोटे मोटे सवाल थे वो हमने लिए थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करोगे तो और ज़्यादा आप लोग को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर जीएसटी कैसे होता है, जीएसटी कब नीड होती है, जीएसटी का प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया था, जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं वो जानते हैं, फिर दे देते हैं। सर एडवोकेट हैं, साथ में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सर आप बताइए कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको जीएसटी की नीड कब होती है, जीएसटी नंबर जो होता है हमारा उसकी नीड कब होती है? देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे उसमें कैटेगरी वाइज उसकी ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, ठीक है। जीएसटी की बाउंडेशन जो लगती है, अगर हमारा बिजनेस की जो टर्नओवर है वो जब क्रॉस करती है 40 लाख के ऊपर, तब लीगली हमें जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता होती है। अच्छा। लेकिन कुछ कंडीशनों में क्या मैंने देखा गया है कि भाई बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक वाले करंट अकाउंट कुछ जगह पर नहीं खोलते हैं। अच्छा। तो इसलिए जीएसटी की भी नीड होती है। या कुछ आपके जो वेंडर हैं या आपकी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं या जहां से आप माल खरीदते हैं कि वो पेमेंट रिलीज करने के लिए सीधा बोलते हैं कि भाई पहले आप अपना जीएसटी नंबर हमें भेजें। अच्छा। तभी हम आपको बिलिंग कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई छोटा व्यापारी है जो नया नया स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास अभी बहुत कम सोर्स है, 50,000 है, 20,000 है, 10,000 है, तो क्या उनको वहाँ पे जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? छोटे बिजनेस के लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जीएसटी की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है, इसके देखिए अलग अलग बिजनेस के जो स्टाफ होते हैं या अलग अलग पैरामीटर होते हैं, हर बिजनेस से अलग अलग इसका फ़ायदा कोई भी जो जीएसटी नंबर अवेल करता है, कैरी करता है, वो ले सकता है। हमने कोई भी टैक्स पे किया है, हमने कोई माल पर खरीदा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कंप्लीट फॉर्म में मटेरियल हो, तो उसका इनपुट जो टैक्स हमने पे कर दिया है उसका फायदा लेने के लिए हमें जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी बन जाता है। ठीक है। अगर हमारे पास अपना जीएसटी नंबर नहीं है तो वो टैक्स का रिएम्बर्समेंट हमें नहीं मिल सकता, नहीं मिलता है। तो आप और हम जैसे लोगों को हम बिजनेस आइडियाज बताते हैं, थोड़ा नॉलेज देते हैं, गाइड करते हैं, तो क्या हम उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि देखिए व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो रॉ मटेरियल तो खरीद के लाएगा ही लाएगा, और जहां से रॉ मटेरियल लाएगा वो बिना जीएसटी के उसको देगा नहीं। 18% 16% जो भी होगा वो लेगा ही लेगा। लेकिन जो छोटा व्यापारी अभी काम शुरू कर रहा है, सामान तो उसको खरीदना ही खरीदना है, लेकिन जीएसटी तो वो पे कर रहा है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर होगा नहीं तो उस जीएसटी को लेगा कैसे? देखिए, जब तक उसकी टर्नओवर नहीं पहुंचती है 40 लाख तक, ठीक है, तब तक कोई जीएसटी लेने के लिए वो कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता। बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है कि जो टैक्स पे किया है, हाँ, वो उसको रिएम्बर्स करने के लिए कि भाई उसका फायदा वो अपना जीएसटी लेने के बाद में उसको इनपुट का क्लेम कर सकते। ठीक है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर 40 लाख से कम है तो हम जीएसटी नहीं ले सकते? नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ। कि ये तो एक कोई बाउंड आपको नहीं कर सकता, आप चाहें तो ले सकते हैं। हम ले सकते हैं अपने फायदे के लिए, कि जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं उसका इनपुट हम ले सकें आगे, क्योंकि हम सामान बेचेंगे तो उसका भी हमें बिल तो काटना ही होगा। बिल्कुल, मार्केट में अगर जाएंगे तो लेना जरूरी है। अब दूसरा, जैसे किसी को लोन पास कराना होता है, जैसे छोटा बिजनेस शुरू करता है, 5 लाख 10 लाख रुपए का उसको लोन कराना है, तो क्या वहां पे जीएसटी नंबर की नीड होती है या जी बिल्कुल। अगर कोई भी बिजनेस लोन लेता है तो जीएसटी से आपकी टर्नओवर जो होती है वो प्रूव होती है कि हमने इतने रुपए का माल सेल किया है। ठीक है। तो अक्सर बैंक वाले बिजनेस लोन में जीएसटी नंबर की डिमांड करते हैं। अच्छा, जीएसटी जो होता है हमारा, जैसे 12.5 लाख रुपए का भी कोई प्रोसेस है क्या इसमें, कि 12.5 लाख रुपए से नीचे का अगर टर्नओवर है तो 40 का क्या है या 12.5? 40 लाख का। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि 12.5 लाख से ऊपर का होगा तो जीएसटी चाहिए। असल में क्या है कि जो जीएसटी का प्रोविजन आया था जुलाई 2017 में, तो उसके बाद में काफी सारे नियम, काफी सारे कानून चेंज हुए, कुछ अपग्रेड भी हुए हैं। हर साल वित्त मंत्रालय की बैठक होती है। अच्छा। तो उसमें जो भी जरूरी पॉइंट होते हैं उनमें चेंज भी किया जाता है। ठीक है। तो पहले जो प्रोविजन रहे थे कुछ लोगों की नॉलेज में होंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो 40 लाख का अपडेट है। ठीक है।
देखिए हमारा ज़्यादा जो फोकस होता है वो छोटे व्यापारियों पर होता है, जो नया नया शुरू करना चाहते हैं, अपने आप को नौकरी से हटा के बिजनेस में लगाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम आप लोगों को नॉलेज दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा अपर लेवल वालों के लिए भी नॉलेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर सर कोई 40 लाख से ऊपर का सेल कर रहा है जी, तो उसका जीएसटी पे करने का क्या प्रोसीजर है? पर मंथ कर सकता है, 3 मंथ में कर सकता है, एनुअली कर सकता है? जीएसटी की जब भी हम नंबर अवेल करते हैं, जब भी नंबर हम ले लेते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जीएसटी का सबसे पहले सर्टिफिकेट हमारे पास आता है, ठीक है, जिसमें हम जो भी व्यापार करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सभी चीज़ों के एक्टिविटी के या मटेरियल के कोड होते हैं, जिसे HSN कोड बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कोड हो गया वो, हाँ, प्रोडक्ट कोड। तो उसके अनुसार अपना आप जो भी माल खरीदेंगे वो आपके जीएसटी नंबर पर आएगा। बिजनेस टू बिजनेस, B2B सेल परचेज आपकी होगी। सेम आपकी जो सेल है वो भी आपकी B2B होगी। अब ये आपके पास जीएसटी है, जिससे आपने माल खरीदा उसके पास जीएसटी है, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जिसको आप माल बेचेंगे उसके पास भी जीएसटी हो। सही है। तो लेकिन आप तो अपना जीएसटी उसमें लगाकर अपना सेल का बिल, ठीक है, उसको देंगे, फिल करने अपना जीएसटी का जो क्लेम है। और जीएसटी की जो रिटर्न है, हाँ। जो क्लेम करा जाता है, वो मंथली इसकी जो है 2 तरीके की रिटर्न जाती हैं। ठीक है, R1 जाती है और 3 भी जाती है। ठीक है। R1 में जितना भी माल हमने सेल किया है या सर्विसेज, जो सेल का हमारा जो आउटपुट है, वो बिल इसमें एंट्री होते हैं। ठीक है। इसके बाद 3B आती है। 3B में हमने जिनसे माल खरीदा है, उसका जितना भी इनपुट हमारे क्रेडिट लेजर में आ गया है, दे रखा है, उससे हम उसको एडजस्ट करके अपनी 20 तारीख लास्ट डेट होती है हर महीने की, अच्छा, कि वहां पर हमें टैक्स पे करके और वहां से इनपुट का बेनिफिट हम लेके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसको क्या 3 महीने में भी किया जा सकता है? हाँ, इसमें एक हमारा मंथली ऑप्शन है, एक हमारा क्वार्टरली ऑप्शन है। अच्छा, गवर्नमेंट के पोर्टल पर हमें ये चॉइस दी जाती है कि हम चाहे क्वार्टरली लें या मंथली लें। कितने ऑप्शन है इसमें? लेकिन सिर्फ क्वार्टर और थर्ड, इससे हाँ, ज्यादा नहीं हाँ, है? इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन उसको IFF बोला जाता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अच्छा, आपको अपने जो साल के इनवॉइस हैं, वो अगर आप क्वार्टरली इसको सेलेक्ट करते हैं तो अपने इनवॉइस आपको मंथली ही चढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, आप उसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं? रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं आप OTP के द्वारा या डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, लेकिन आपको जो डेटा है वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो आपको शो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जीएसटी के लिए जो हमारे नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। उसमें प्राइवेट लिमिटेड के लिए अलग डॉक्यूमेंट हैं, पार्टनरशिप के लिए अलग हैं, और प्रोप्राइटरशिप के लिए सबसे पहले तो जहां आपने अपना सेटअप किया है, अपना यूनिट लगाई है, ऑफिस कि वो ऑफिस है आपका, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस आपने जहां पर लिया है, तो उसका बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट। अच्छा, एड्रेस प्रूफ के लिए? एड्रेस प्रूफ के लिए, बिजनेस ऑफ प्रेमाइसेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, और आपके KYC जितनी हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटोग्राफ, अच्छा, आपकी कांटेक्ट डिटेल, आपका लीगल नेम, बिजनेस का कोई भी अपना नाम रखता है तो वो लीगल नेम उसमें आएगा। ट्रेड नेम जो होता है, ट्रेड नेम जिसको बोल सकते हैं, वो डिटेल आपकी प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें जैसा भी आपने बताया कि हमारा अलग अलग होता है, तो इसमें प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या क्या चाहिए होता है? प्रोप्राइटरशिप के लिए इसमें जो भी प्रोप्राइटर बनेंगे, इसमें एकल स्वामित्व वाली कंपनी जो भी होगी, हाँ, उनकी कंपनी का नाम, जो उसके ऑनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, और उनका रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, जनरली यही डॉक्यूमेंट, और उनके जो सेविंग करंट में अभी अभी कोई बैंक अकाउंट वो अवेल कर रहे हैं तो उस अकाउंट की डिटेल वहां पर दे दी जाए। और सर इसमें अगर हम प्रोप्राइटरशिप से शिफ्ट करते हैं आपका प्राइवेट लिमिटेड में, तो वहां पे कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड में तो आपको सबसे पहले अपनी जो कंपनी है, फर्म है, उसका सबसे पहले नाम अप्रूव आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पर ये सुविधा उपलब्ध है। इस नाम से पहले कोई कंपनी चल रही है या इस नाम से कोई कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है, वहां से आप इसकी जांच किसी भी कंसल्टेंट CA के थ्रू करवा सकते हैं, जिस भी नाम से हमें चाहिए, जिस भी नाम से आपको चाहिए। ठीक है। उसका अगला
प्रोसेस? उसके बाद में आपके पूरा MOA AOA ये सब जो भी आपकी कंपनी रजिस्टर करेगा वो सब बना के देगा। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको GST नंबर आप साथ के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा। और आप इसके बाद भी रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, उस पे साथ GST का अलग होता है? आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप चाहें तो कंपनी के साथ में GST भी ले सकते हैं। अच्छा। एक ही बार में। अच्छा, एक ही फॉर्म के थ्रू। ठीक है। और आप चाहें तो पहले प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद में आप GST का नंबर अलग से। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? इसमें जो फर्म का पैन कार्ड है, ठीक है, फर्म के जो MOA AOA COI होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनमें कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, 2 में हो जाता है। मैक्सिमम कितने भी हो जाए? मैक्सिमम 15। अच्छा, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता? फिर सब्सक्राइबर आ जाते हैं उसमें। अच्छा जी। और इसके बाद में आपका ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का लेटर, अथॉरिटी लेटर आपके पास में होना चाहिए। अच्छा, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस के जो सारे डॉक्यूमेंट है, आपका रेंट एग्रीमेंट है, आपका ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर अपना प्रेमाइसेस है किसी भी डायरेक्टर का तो उसकी NOC होनी चाहिए उसका आपकी लेटर हेड पर। अच्छा, आपके नजर में जैसे, क्योंकि आप तो दोनों तरीके का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जी। तो मोटा मोटा जो फर्क है प्राइवेट लिमिटेड में और प्रोप्राइटरशिप में, दोनों में क्या फर्क है? इसमें क्या अगर आप बड़े स्तर पर अपने व्यापार को ले जाना चाहते हैं, एक रेपुटेशन मार्केट में बनाना चाहते हैं, या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि आपका कोई सिंबल आप ट्रेडमार्क में भी अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और इस नाम को कोई और ना ले, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, और अगर आपको लगता है कि भाई आप अपना स्मॉल स्केल में व्यापार अपना स्टार्ट करते हैं, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बहुत सारे लोग करते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, शिफ्ट होते हैं, जैसे हम शुरू करते हैं प्रोप्राइटरशिप से या सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो इससे अगर हम प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट होते हैं तो क्या सेम कंपनी के नेम से हो जाता है या फिर चेंजेस होते हैं? ये डिपेंड करता है आप जब भी चेंज करेंगे कि आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नेम की अवेलेबिलिटी है या उस समय पर नहीं मिलती है। तो क्या ये संभव है कि जिस नाम से हमने प्रोप्राइटरशिप ओपन किया है उसी नाम से किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कर लिया हो, सेम नेम से, क्या दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रोप्राइटरशिप में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि एक ही कंपनी 4 लोग अलग अलग रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में आपका नाम पर कॉपीराइट होता है, आप कोई भी अदर पर्सन आपका नाम कॉपी नहीं कर सकता। तो सेम नेम से, इसका मतलब अगर प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी है तो हम अपने इस वाली कंपनी को उसके अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते? दूसरे नाम से कराना दूसरे नाम से आपको कराना पड़ेगा। इस नाम से डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ नेम एज पर प्रोप्राइटरशिप कंपनी। अच्छा, इन 2 के अलावा कुछ और भी आता है, जैसे हमने अपने इसके लिए टैक्स के फिल करने के लिए सिर्फ? नहीं, टैक्स के लिए और कोई आपका नहीं आता। आपको फिर 1 साल बाद जो इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, अच्छा, वो आपको फाइल करनी पड़ती है। प्रोप्राइटरशिप में कोई भी दोनों में ही कोई भी फर्क क्या है इसमें? ऑडिट वगैरह होता है प्राइवेट लिमिटेड में? ऑडिट प्राइवेट लिमिटेड का तो ऑडिट बनेगा ही बनेगा कि, और प्रोप्राइटरशिप जो होती है इसमें आप अपना स्वतंत्र रूप से व्यापार करके अपनी नॉर्मल ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस 2 करोड़ से या 1.5 करोड़ से लगभग ऊपर चला जाता है, अच्छा, तो आप उसको ऑडिट करवाना आपको मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि अगर 1.5-2 करोड़ से आपका ऊपर जा रहा है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में ही जाना है, प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो 40-50 करोड़ तक भी आप आराम से इसमें ही कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपकी टर्नओवर आप ऊपर ले जा सकते हैं। और क्या है GST के फायदे? मतलब GST लेना चाहिए? GST के फायदे सबसे बढ़िया ये है कि आपकी कंपनी रेपुटेड मानी जाती है। आप टैक्स पे करते हो, टैक्स जो पे करते हैं, टैक्स की रिकवरी आपकी हो जाती है। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन होती हैं। अच्छा, और आप अपने ऑफिस में या सेटअप में कोई मशीन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर करते हैं, उस पर एक्सपेंसेस करते हैं, तो उसका इनपुट आपका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे कुछ मशीन खरीद के लाते हैं तो GST अगर हम तो उस पर भी आप GST पे करते हैं। तो मोटा मोटी GST सर्टिफिकेट के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आपका एड्रेस प्रूफ होता है, बिजली का बिल होता है और ऑफिस का एड्रेस है, यही चाहिए होता है? इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं चाहिए होता इसके लिए? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर ऑफिस का आपका एड्रेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर, आपके कनेक्शन आपके नाम पर है, तो
तो या आपके किसी रिलेटिव वाइफ का हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का फादर के लिए, तो जिनके भी नाम पर है आपको एक एनओसी उस कंडीशन में दे सकते हैं, आपको रेंट एग्रीमेंट या उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, एक आधार कार्ड और पैन कार्ड पे कितने जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं? आप एक से अधिक करा सकते हैं। कितना कुछ है इसका? नहीं, बहुत सारे तो नहीं ले सकते, लेकिन पहले जस्टिफाइड आपके बिजनेस होंगे तो 2-3 आप करा सकते हैं। मैक्सिमम ज्यादातर लोग 2 ही कराते हैं। तो और भी अगर जीएसटी से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सर से अभी और जानकारी लेंगे, क्योंकि फूड से रिलेटेड जितने भी, क्योंकि हमारा लाइन फूड का है, जीएसटी तो आपको हर फील्ड के लिए लेना है, लेकिन हमारा जो लाइन है वो फूड का है। तो फूड इंडस्ट्री से के अंदर कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, क्या क्या आपको नीड होती है, जिससे कि आप खुल के मार्केट में खेल सको, कोई आपको रोकने वाला ना हो। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहो और देखते रहो।